सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आने वाला जो आपका एग्जाम हो बहुत अच्छा से जाए। बल्कि इस साल में तुम जो भी तुम चाहते हो, मुझे ये नहीं पता कि क्या चाहते हो, बट वो जो भी तुम चाहते हो उसे जरूर तुम पाओगे। और रहा बात एकेडमिक का, यानी तैयारी करने का, स्कूलिंग का, कंपटीशन का, तो इसमें सीधी सी बात है, इसका शॉर्टकट नहीं है। इसमें कितना भी शॉर्टकट तुम चाहोगे तो संभव नहीं है। इसमें तुमको मेहनत करना होगा और वो मेहनत करने के लिए तुमको गॉड हमेशा तुम्हारा साथ दे। तो फिर इसी बात से फिर शुरुआत करते हैं। फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, जितने भी बच्चे देख पाएंगे, जो भी देखेंगे और जो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, प्रभाविता के नियम। कहीं कुछ है नहीं। प्रभाविता के नियम किसे कहते हैं, तो मेंडल ने दिया था, याद रखना। तो ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा नंबर है, तो 17 नंबर है क्वेश्चन। यही शायद हम बताए थे लास्ट आपका छुट्टी के पहले, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपको समझाना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। बहुत बार सुने हो तुम, एक बार क्या बहुत बार सुने हो तुम। तो पहली बात इसका डेफिनेशन की बात करें, दिया किसने था, तो मेंडल ने दिया था। यहाँ पर लिख सकते हैं मेंडल ने दिया था। लिखना यहाँ पर है सटीक पॉइंट। मैंने पहले ही बोला कि एग्जाम में जब भी लिखेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है कि जो इसका सटीक आंसर है वही दीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ आप इधर उधर भी डेविएट हो सकते हो, तुम इधर उधर भी भाग सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन का जो आंसर होता है, जो भी क्वेश्चन का, उसका सटीक जो होता है डेफिनेशन या फिर उसके बारे में पहले लिखिए। इसके बाद तुम इधर उधर की बातें लिख सकता है, क्योंकि लिटरेचर है, बायोलॉजी है, तो इसमें इधर उधर की बात हो सकता है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, तो सिंपल क्या लिखेंगे इसमें। यहाँ पर याद है तुमको, लिखेंगे जब मेंडल किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधों पर। याद है मेंडल किस पर प्रयोग किया था आपका, मटर के पौधों पर, जिसको पाइसम से टाइफम कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जब हम लोग लिखना स्टार्ट कर दो, जब मेंडल ने मटर के पौधों में एक लक्षण, तुमको पता है कि एक लक्षण में कितने गुण होते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, 2 गुण के लिए दो मेंडल ने मटर के पौधों में एक लक्षण के लिए क्या किया, क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी का मतलब पहला पीढ़ी में केवल एक लक्षण, एक गुण लिखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक गुण लिखो, एक गुण मौजूद रहा जिसे प्रभावी गुण कहा गया। तथा जो गुण उपस्थित नहीं रहा उसे क्या कहा जाता है, अप्रभावी गुण कहा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लो, जब किस पीढ़ी को, F1 पीढ़ी को सेल्फिंग कराया गया। सेल्फिंग समझते हो, स्वपरागन, सेल्फिंग कराया, तो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप जो दिखता है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप 3:1 तथा बताओ जीनोटाइप, जीनोटाइप 1:2:1 आया। इस पूरी घटना को उन्होंने
क्या बोला बोलो तो? प्रभाविता का नियम कहा। ये तो लिखा कोमल एंड नेहा, आप दोनों ही तो हो, और प्लस जितने और भी बच्चे हैं यहाँ। और एक ही चीज मैंने कहा कि जब मेंडल ने मटर के पौधों में एक लक्षण के लिए, एक लक्षण में दो गुण होता है, जैसे मटर का पौधा अगर लंबाई की बात करें तो एक पौधा लंबा और दूसरा पौधा होता है बौना। तो इस दोनों को क्रॉस करने के बाद F1 पीढ़ी, पहला पीढ़ी में सिर्फ क्या आया? लंबा पौधा। जितना भी था सब लंबा पौधा आया, बौना आया ही नहीं। ये 100% आपका जो लंबा पौधा रहा, तो लंबा और बौना में सिर्फ लंबा आया, तो लंबा को प्रभावी गुण कहा गया, जो नहीं आया उसको अप्रभावी। और इस दोनों में जब सेल्फिंग कराया गया, सेल्फिंग का मतलब है कि जो पौधे दो थे, 10 थे 20 थे उससे मतलब नहीं है, 10-20 थे उससे मतलब नहीं है, दो ही पौधों के बीच क्या किया गया? यहां पर आपका सेल्फिंग किया गया। और यहां पर जब सेल्फिंग किया गया, दो के बीच में क्रॉस किया गया, तो यहां पर अगला पीढ़ी में जो F2 पीढ़ी देखा, F2 पीढ़ी में क्या दिखाई दिया उनको? उनको दिखाई दिया क्या? 3 लंबा 1 बौना। तो जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तुमको पता है ना, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता है कि मेंडल में मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण के लिए, एक संकर मतलब एक लक्षण के लिए, दो संकर का मतलब दो लक्षण के लिए, तीन संकर का जो एमएससी में पढ़ना है, बीएससी में भी नहीं पढ़ना है, एमएससी में पढ़ना है, थोड़ा बहुत बीएससी में पढ़ना है, दो ही लक्षण का क्रॉस हम लोग को बीएससी जाते जाते पढ़ लेना। तुम्हारा इंटर में भी दिया है और एनसीईआरटी में भी दिया है। मटर का दाना जो गोल एवं पीला होता है उसको क्रॉस किया झुर्रीदार एवं किससे? हरा से। इसके बाद उन्होंने अनुपात देखा था, तो उसका अनुपात कुछ और आता है, और इसका अनुपात आता है कितना? एक लक्षण का 3:1, और जीनोटाइप आता है आपका 1:2:1। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा? इस पूरी घटना को उन्होंने प्रभाविता का नियम नाम दिया, और जो लक्षण आया, जो गुण आया उसे कहा प्रभावी, और जो नहीं आया उसे क्या बोला? अप्रभावी। ठीक है, तो यहां पर इसको दिखाना होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है, तो इतना सरल है ये, इसको आप दिखा सकते हैं फिगर के द्वारा। तो फिगर के द्वारा अगर तुम बनाओगे तो कैसे दिखा सकते हो? तो मैंने बोला सबसे सीधा, सबसे सरल क्या है भाई? मटर के पौधों का बहुत सारे लक्षण है, 7 लक्षण पे अध्ययन किया था। 7 लक्षण का मतलब 14 गुण पे, लेकिन एक लक्षण जो सबके जुआ जुआ पे रहता है, एकदम माउथ में बैठा हुआ है, 10th से ये रहता है, तुमको पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका लंबाई। और लंबाई में क्या? लंबा और बौना। तो लंबा और बौना को आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे? आइए, पी मतलब पेरेंट, पी का मतलब पेरेंट, तो पेरेंट देखो शॉर्ट। अब तुमको ये नहीं लिखना है कि जनक, तुमको ये लिखना ही नहीं है जनक। तुमको मैं बता दूं, तुमसे जो कॉपी जांच करने वाला है वहां बैठा जो है ना, वो जानदार रहता है, वो जानता है कि पी मतलब दुनिया क्या कहता है, पेरेंट। जनक लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक आपने लंबा दिया, देखिए टाउन दे दिया, लंबा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको क्रॉस किया किससे? द्वारा। इसको आप बौना कहते हैं, आप बौना भी लिख सकते हो भाई, तुम बौना भी लिख सकते हो, और टॉल को तुम यहाँ पर क्या करोगे? लंबा। अब एक सवाल है आपसे कि मैंने बोला था किसी भी गुण के लिए मेरे पास जीन हो, तो क्या मटर के पौधे में जीन नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? बिना जीन का तो किसी का चल ही नहीं सकता है। दुनिया जितना भी चल रहा है, जो भी जीव चल रहा है, दुनिया नहीं, जो भी जीव चल रहा है वो बिना जीन का चल ही नहीं रहा। उसके पास क्रोमोसोम होते हैं और उसके पास क्या होते हैं? जीन होते हैं, वही जीन जो डीएनए से बना होता है। तो यहाँ पर वही बात है, ये जो चावल है इसके पास 2 जीन होगा, क्योंकि इसके भी पप्पा और मम्मी होंगे। और तुम ये मटर के पौधों में पप्पा मम्मी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि तुमको हंसी आ जाए, पप्पा मम्मी सबके होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मटर के पौधों में। तो इसमें उन्होंने कहा कि होमोजाइगस कंडीशन से लेके चला, प्योर लाइन लेके चला। प्योर लाइन का मतलब शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा होगा तो बड़ा टी। ठीक है, अब आ जाइए यहां बौना में छोटा टी लिया, शुद्ध बौना जिसको प्योर लाइन। एक बार आपका बिहार बोर्ड ये पूछा है प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन क्या है बाबा? ने प्योर लाइन अंदर से निकाला है कि प्योर लाइन उसे कहते हैं जिसमें कि होमोजाइगस कंडीशन होता है, और ये तभी प्राप्त होता है जब लगातार सेल्फिंग कराते हैं 5-6 जनरेशन तक। वो अभी मुद्दा नहीं, मुद्दा है हमको इसको प्रमाणित करना है। तो प्योर लाइन को अभी हटा दीजिए और आगे बढ़िए। तो इसमें गैमिट जो बनेंगे, तो गैमिट बनता है कैसे? तो गैमिट में आधा जीन जाता है, क्योंकि आधा क्रोमोसोम जाता है तो आधा जीन जाता है, आधा क्रोमोसोम जाता है तो आधा जीन जाता है। तो आधा जीन गया इसमें, एक यहां पर युग्मक जब बना, युग्मक में आधा जिन गया, एक बड़ा टी, दूसरा बड़ा टी, आधा आधा गया। मैंने कहा था जैसे कि आपके पास 46 क्रोमोसोम है, ये भी समझना है तो समझ लो, ये आपके पास कितना क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अगर युग्मक बना, गैमिट्स बना, तो इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। दुनिया में याद रखिएगा, लोअर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, लोअर ऑर्गेनिज्म किसे बोला? जैसे अलगी हुआ, शैवाल, प्रोटोजोआ हुआ,
ईस्ट हुआ, यानी कि कवक, ये सब छोटे जो एक सेल का होते हैं, इसको कहते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, जो तुमको दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द में, चाहे वो घास दिखाई दे, चाहे वो कोई प्लांट दिखाई दे, वो आपका, चाहे कोई एनिमल्स दिखाई दे, ये हायर मतलब ऑर्गेनिज्म है, हायर जीव्स है। तो जितने भी लोअर जीव्स हैं उसमें आपका दोनों होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री गैमेट बनाने के समय। लेकिन फिर भी एक ट्रिक याद रखिए कि दुनिया में लगभग जितने भी जीव है उसमें गैमेट्स बनाने के समय आपका कौन सा प्रोसेस होता है? अर्धसूत्री। अरे बाबा, अर्धसूत्री का मतलब क्या हुआ हो? आधा आधा। अर्धसूत्री का मतलब क्या हुआ हो? आधा आधा। अरे बाबा, तो अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा हुआ, तो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो दो गैमिट्स में आधा आधा क्रोमोसोम गए, तो आधा आधा क्रोमोसोम गए, तो जीन भी कितने जाएंगे? आधा आधा। यही कॉन्सेप्ट लेके आप चलो, ठीक है। बाकी बात अगर धोखा हो जाए तो याद रखना, अर्धसूत्री मतलब आधा सूत्र, आधा गुणसूत्र जाएगा, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पर, चलो भाई, तो यहां पर आधा जाएगा तो टी टी। ये अलग बात है कि दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है? एक जैसा है, लेकिन बनाएंगे गैमिट्स आपका दो, ठीक है। आए बनाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने गैमिट्स बनते हैं? चार। तो चार सेल नहीं बनाया मैंने, बस इतना समझाया है कि जब भी युग्मक में जाएगा तो कितना गैमिट्स जाएंगे, हाँ, कितना मतलब कि जीन जाएंगे, कितना क्रोमोसोम जाएंगे, तो आधा आधा, ठीक है। तो यहाँ पे आधा गया। अब गैमिट्स, इधर वाला मान लीजिए मेल है, इधर वाला फीमेल। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? उल्टा भी मानोगे तो मेंडल के नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, तुमने पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल क्रॉस उसे कहते हैं जब मेल और फीमेल को चेंज कर देते हैं, गुण वही रखते हैं, फिर भी आपका जो मेंडल का जो आपका रिजल्ट आया वो सेम आया, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं, बस इसको क्रॉस कराइए। ये वाला जो मेल गैमिट है इधर फीमेल वाला से मिलेगा, तो इससे भी मिल सकता है। तो भाई संभावना क्या है कि कोई जरूरी है, ये रैंडम फ्यूजन होता है। कभी रैंडम का नाम सुना है? रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है कि जो पहले मिल जाए, जो पहले रास्ते में जा रहे हैं, हाल समाचार देना है, जो पहले मिल गया उसी से हाय हेलो कर लेते हैं। उसी तरह ये युग्मक इससे मिल जाए या फिर इससे मिल जाए, जो पहले मिलेगा, रैंडम होता है। तो ये इससे भी मिल गया बाबा, इससे भी मिल गया, ये इससे भी मिल गया, इससे भी मिल सकता है, ये इससे और इससे। कितना कॉम्बिनेशन बना? दो गैमिट्स इधर से, दो गैमिट्स, तो चार कॉम्बिनेशन बने, भले एक जैसा बने। तो याद रखना, यहां पर बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। दो दो युग्मक मिले तो दो कॉम्बिनेशन होगा, तो दो दो चार। क्योंकि एक जैसा ही युग्मक है, युग्मक एक ही जैसा है ना, इधर वाला बड़ा टी दोनों तो एक ही है, इधर वाला छोटा टी, डायरेक्ट आप रिजल्ट से बड़ा टी छोटा टी। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको लिखने में गड़बड़ हो रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। ये बना F1 पीढ़ी, जानते हो? आश्चर्य होगा ना। हाँ, किसी को शादी करवाए, हाँ, एक गोरा आदमी को, गोरा चिट्टा आदमी को एक शादी करवा दिए सांवला से, तो आपको अगर सिर्फ सांवला ही आए, हाँ, तो लोग कहेगा ना भाई गोरा कहाँ गया, ठीक है। या फिर सिर्फ गोरा ही आ जाता तो लोग पूछेंगे जितने भी बच्चे हुए सब गोरे हुए, तो सांवला कहाँ गया? तो यहाँ वही हाल है, लंबा और बौना को क्रॉस किया तो सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ? 100% लंबा। जितने भी पौधे आए 100% लंबा। उन्होंने कहा, ऑब्जेक्शन लगाया किसने? मेंडल ने, कि भाई ये कैसे हुआ? लंबा बौना को क्रॉस किया तो बौना भी आना चाहिए, क्योंकि क्रॉस दोनों का युग्मक पे है, तो एक क्यों आएगा? तो बात हुआ क्या कि ये जो आया ना, ये आपका प्रभावी है, क्योंकि इसका जीन जो था बड़ा टी छोटा टी को दबा देता था। दबाने का मतलब प्रभाविता का नियम, एक बड़ा एलील हुआ, एक छोटा एलील हुआ। क्योंकि एक जीन के दो रूप होते हैं, एक लंबा वाला बड़ा टी, एक छोटा वाला। तो बड़ा टी के सामने छोटा टी का नहीं चलता है, साथ में रहता है और नहीं चलता है। इसका मतलब ये प्रभावी हुआ, ये अप्रभावी है। तो एलील के साथ भी समझा सकते हो तुम, समझाने का तुमको आना चाहिए तरीका, एग्जाम में कैसे लिखे। अब आ जाओ, ओके। तो यहां पर देखो, इस दोनों के बीच है तो चार पौधा, इस दोनों के बीच में उन्होंने सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग का मतलब होता है अपने में क्रॉस। देखिए, ये सब तो अपना पौधा है, पौधा में यहाँ अपना जो भी है अपने में क्रॉस हो सकता है, जिसे हम लोगों में नहीं होता है। खास करके मानव में ऐसा नहीं होता है कि भाई अपने ही खानदान में जितने भी बच्चे हैं उतने मैरिज नहीं होता है, ठीक है, एक ही ब्लड के नहीं होते। लेकिन ये पौधा में होते हैं, इसका पोलन ग्रेन इस पर जा सकता है, इसका पोलन ग्रेन इस पर जा सकता है, इसका, तो अपना ही सब भाई बहन है, इसको कहते हैं सेल्फिंग, स्वपरागन। तो स्वपरागन हुआ तो इस दोनों को पेरेंट मान लो, तो पेरेंट मान लो, तो फिर क्या गैमिट बनेगा? आधा जाएगा कि पूरा जीन जाएगा भैया? आधा। तो इसमें दो गैमिट बना, क्रॉस बड़ा टी और छोटा टी। अब देखो, फिर तो वही कहानी होगा, ये आपका युग्मक बना, दिख रहा है? दिख रहा होगा, निश्चित दिख रहा होगा। और जब ये युग्मक बना, तुमको मैं बता दूं, ये जब युग्मक बना, ठीक है, तो ये वाला इससे क्रॉस किया जी, जो पहले पहुंचेगा ये इसके पास भी पहुंच सकता है, ये वाला इसके पास भी पहुंच सकता है, और ये वाला इसके पास पहुंच सकता है। यानी कि ये वाला इस दोनों से क्रॉस कर सकता है, ये वाला इस दोनों से। चार कॉम्बिनेशन। क्या नेहा, कोमल, खालिद एवं जो भी बच्चे और हैं नीचे, ठीक है, क्या आप लोगों को लग रहा है जो सामने स्क्रीन पर मैं उनका नाम लिया भाई, कि ये वाला जो है आपको दिख रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये वाला जो है, ये क्रॉस जब किया
तो क्या होगा कॉम्बिनेशन बोलो? बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी बाद में लिखा जाता है, बड़ा टी पहले, जैसा कि मैंने इसमें लिखा बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। ये आपका जो पीढ़ी हुआ ये हुआ क्या? F2 पीढ़ी। क्योंकि F1 जैसे हम लोग का खानदान कहते हैं, दादा दादी, दादा दादी को मानिए क्या पहला वाला खानदान, पापा मम्मी को मानिए F1, तो हम लोग क्या हुए F2, और F2 के बाद अब क्या आएगा F3, F3 को क्रॉस करने उसकी शादी होगा तो F4। ये जनरेशन चलते रहे, जैसे हम लोग कहते हैं ना परदादा फिर पापा मम्मी फिर हम लोग फिर आगे, तो इसी तरह जनरेशन चलता है इसमें। और F2 पीढ़ी में क्या देखा कि यहाँ पर आपको 3 लंबा दिखाई दिया, देख लीजिए 3 लंबा, क्योंकि बड़ा टी वाला भी लंबा था, बड़ा टी छोटा टी वाला भी लंबा था, तो 3 लंबा दिखाई दिया। ये अलग बात है कि यहाँ जो लंबा दिखाई दिया इसका ये है होमोजाइगस कंडीशन। देख लो होमोजाइगस कंडीशन का मतलब दोनों एक जैसा कि अलग अलग, एक जैसा बड़ा। ये है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब विषम युग्मजी है, और ये है सम युग्मजी। ये अलग बात है, जीन का बनावट एक नहीं है, जीन का बनावट अलग अलग है, लेकिन है क्या लंबा। तो क्या दिखा फिनोटाइप क्या होता है बोलो? फिनोटाइप जो दिखता है फिनोटाइप, तो 3 लंबा दिखा और एक बौना। बाबा उसी समय एक चीज और याद रखना है आपको, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप आपने क्या देखा भाई? तो जीनोटाइप आपने देखा एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध लंबा है, तो एक शुद्ध लंबा को आप ऐसे लिख सकते हो 1, लेकिन ये दोनों विशुद्ध लंबा है, तो विशुद्ध मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड, एक बड़ा टी एक छोटा टी मिश्रित। तो यहां पर आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 2 आपका जो है लंबा तो है, लेकिन ये क्या है आपका, और एक क्या है आपका बोलिए तो शुद्ध बौना है, तो ये जीनोटाइप हुआ। और यही फिगर का नाम दिया क्या, ये जो फिगर है नीचे इधर लिखना है, क्या बोलते हो आप? हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता के नियम। बोलो कहीं कोई दिक्कत रहा तुम लोगों को? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो जाएगा, हो जाएगा आप लोगों से, बना लिए, आगे बढ़े। अब ये मैंने इसको क्यों लिखा, देखो ये कभी कभी लंबा क्वेश्चन ही पूछ देता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कितना भी रिड्यूस करोगे ना, कितना भी कम लिखोगे तो उतना लिखना ही पड़ेगा आपको जितना आपका है, क्योंकि इसमें मार्जिन आप करोगे तो उसका मेन जो पॉइंट होता है वही कर जाएगा। तो ये शॉर्ट में पूछेगा तो भी इतना ही लिखना पड़ेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कम से कम लिखना पड़ेगा। तो ये कहानी है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे बढ़े, तो बना लियो, आगे बढ़ जाता हूं, सब लिख लियो, चले बाबा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जेनेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो तुमने कवर किया होगा और या तो एनसीईआरटी पढ़ा होगा कि भाई एक इंफॉर्मेशन जाता है कहाँ से, डीएनए से प्रोटीन है। इस बात को बताने वाले ट्रिक मैंने फ्रेश कोर्स में बताया, मेन कोर्स में बताया, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इसको याद रखना। मैं किसके से बता रहा हूँ कि तुम इसको याद रखना, क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी आते हैं, और नहीं तो कम से कम इसका आप जो इंफॉर्मेशन है और जो इसमें जो आपका डायग्राम है इसको कहीं कहीं लिख सकते हैं। तो देखो कैसे, ये वाला याद रखना, डीएनए, डीएनए के बाद आप लिखना आरएनए, और इसके बाद तुम लिखना क्या, प्रोटीन। ये वाला में 2-3 सवाल बनेगा, ऐसे मैं आगे दिया हूं, मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आगे दिया हूं, मगर मुझे यहाँ पे जरूरत है और इसका जरूरत तुम्हें भी है, मुझे तुम्हें जरूरत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको करता हूँ कि डीएनए से आपका आरएनए बनता है आपका, लेकिन उसके पहले डीएनए से डीएनए बनता है। तो मैं कहा था कि इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछता है व्हाट इज द प्रतिकृति, व्हाट इज द रेप्लिकेशन, व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ डीएनए प्रतिकृति कहते हैं, डीएनए से डीएनए बनना, इसको कहते हैं प्रतिकृति। तो एक बात तो तुम जान गए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा डीएनए से डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकृति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हो तुम रेप्लिकेशन। ये वाला भी मैं बता रहा हूं सेंट्रल डॉगमा में, ये मैंने कहा था कि ये तुम्हारा जो आगे है आपका 2 नंबर में ये पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा है, आप एक बार 11 से लेकर के 24 तक बैठ जाओ क्वेश्चन लेकर के, आपको मिलेगा, ये आपको क्या होगा, मिलेगा कि ये आपका डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको प्रतिकृति कहते हैं, और डीएनए से जो आरएनए बनता है बाबा उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको कहते हैं अनुलेखन। तो आप इसको अंग्रेजी में लिखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन, जिसको आप कहते हो अनुलेखन, ठीक है, हो गया। लेकिन आरएनए से फिर प्रोटीन जो बनता है तो सभी आरएनए से नहीं। तुमको एक और बात तुमसे बात करना है कि आरएनए के टाइप्स तुमको पता होगा, आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो यहां पर है आरएनए के 3 टाइप्स जो होते हैं, एक है आपका एमआरएनए, एक आपका है टीआरएनए, और एक है आपका
RNA। और भी टाइप्स हैं, SNRNA भी है, लेकिन मैं संदर्भ वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। अभी मुझे बस 3 जो चाहिए, जो हमारे सेल के अंदर, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर तांडव मचाता है, जो बहुत अच्छा काम करता है, इसी के बारे में जानना। तो याद रखना, सभी RNA से प्रोटीन नहीं बनता। ये अलग बात है कि सभी जो RNA होते हैं वो प्रोटीन बनाने में भाग लेता है, लेकिन अगर प्रोटीन बनाना हो तो किसकी बात करेंगे? सिर्फ mRNA का, क्योंकि mRNA में जो मैसेज होता है, जो कहां से गया है, DNA से यहां तक, वही मैसेज किसमें बदल देता है आपका। तो आप यहां पे डायरेक्ट भी लाइन खींच सकते थे, लेकिन मेरा कहना है बाबू ऐसे खींचो ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ गए? mRNA से। इसका नाम जानते हो क्या कहते हैं? इसका नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, और ये अनुवाद तुमने बहुत पढ़ा था। कहां पर? कहां पे पढ़ा था? इंटर में। मैट्रिक वाले सभी पढ़े थे। मैट्रिक वाले से ऐसे तो इंग्लिश कमजोर कर देता है, तो यहाँ पर टेंस वगैरह पढ़ते हैं। तो टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का आपका हिंदी दिया जाता है। राम जाता था, राम जाता है, सॉरी, राम जाता है तो राम गो। ठीक है। हाँ, तो इस बात को जानते हैं आप। ट्रांसलेशन देता है तो हिंदी का अंग्रेजी करना आप ट्रांसलेशन बोलते हो, और अंग्रेजी का हिंदी करना भी ट्रांसलेशन कहते हैं। उसी तरह मैसेंजर आरएनए में जो सूचना है उसको प्रोटीन में बनाया, तो मतलब ट्रांसलेशन किया। ये जो मैसेज था ट्रांसलेट हो गया, दैट इज कॉल्ड अनुवाद। ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है, ये आप इसको कहते हो क्या? प्यार से इसका नाम दिया है सेंट्रल डोगमा। क्योंकि सेंट्रल डोगमा इसलिए बोला क्योंकि पूरा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, यानी बायोकेमिस्ट्री प्लस आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसमें आपको यत्र तत्र कहीं कहीं भी आ सकता है, यहाँ वहां जहां तहां कहीं भी आ सकता है। इसलिए इंफॉर्मेशन को याद रखना, और इंफॉर्मेशन को नहीं बल्कि ये तो कभी कभी पूछ देता है, और आगे मैंने दिया भी है सेंट्रल डोगमा। इसको देने वाले क्रिक थे। बाद में एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पूछता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी 2 नंबर पूछा। यही फिगर से काम चल जाएगा। डीएनए से डीएनए बनता है, ये छोटा सा फिगर काम कर जाएगा। आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये फिगर काम कर जाएगा। डीएनए से आरएनए, ये कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले आप इसको पढ़ लो। ठीक है, इसको जान लो। ठीक है। तो यहां पर आपका इधर जो जाएंगे, यहां से यहां जो सूचना जाता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कुछ वायरस में होता है। और इसका एक एंजाइम पूछता है कि कौन करता है, कौन करता है। तो आपको याद है? कोई बच्चा बता सकते हैं? कोई भी अगर बता सकते हैं तो बता दो कि कौन करता है। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दुनिया चल रहा था सीधा, डीएनए से आरएनए बन रहा था। कोई बंदा आया, एमआरएनए से क्या बना दिया आपका? डीएनए। यानी आरएनए से क्या बन गया? डीएनए। ये रिवर्स हो गया, यानी डीएनए से आरएनए बनता था सीधा, ये रिवर्स हो गया। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन। एंड this transcription and this process is regulated by an enzyme। ये जो प्रोसेस है एक एंजाइम के द्वारा रेगुलेट होता है, पता है? उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मुझे उससे लेना देना नहीं, इसको बाद में भी बताऊंगा। लेकिन आप जानो ये वाला प्रोसेस तुमको दिमाग में बैठा तो मैं एक चीज बोलता हूं कि अब तुमको पूरी तरह से एक चीज याद आएगा। क्या डिफरेंस बिटवीन, क्या है आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और भी हो गया जिसका नाम क्या है आपका, एक तरफ लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और इसको कहते हैं अनुलेखन, और दूसरी तरफ आपका, इसको बीच में दे दीजिए ऐसे, और एक तरफ आपका क्या है बोलो तो ट्रांसलेशन, जिसको क्या बोलते हो तुम? अनुवादन, अनुवादन, अनुवाद। और इसको लिख लो। अब कुछ नहीं है रे बाबा, जो बच्चा इसके पहले जो सुना है इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। क्या? आ जाओ। डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो तो। डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो लिखो वह प्रक्रिया, या सीधा लिख सकते हैं जब डीएनए से आरएनए बनता है इसको ट्रांसक्रिप्शन। तो हम सीधा ही लिखते हैं, जब डीएनए से आरएनए, कोई भी आरएनए बनता है, इसे अनुलेखन कहा जाता है। देखो कितना शानदार रहा, अनुलेखन कहा जाता है। कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर उल्टा है, कहां से? आरएनए से आगे बढ़ेंगे, जब एमआरएनए लिखना, आरएनए मत लिखना। फिर से मैं बता रहा हूं, तुम अपने आप से धोखा मत खा जाना। क्या धोखा? अभी तुरंत आ जाओ, मैंने बोला था कॉन्सेप्ट को पाओ। मेरे पास अगर ऐसा होता कि इसको भी आरएनए से प्रोटीन बना सकते थे, यहां पे आरएनए से डीएनए, यहां पे एमआरएनए से डीएनए बनता है,
उसी तरह एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो जब यहां पर तुम बोलोगे तो आरएनए से प्रोटीन मत बोलना, क्या बोलना? बोलो तो, जब एमआरएनए से क्या बनता है? बोलिए तो, प्रोटीन का निर्माण होता है। सेंटेंस उसका चेंज कर दिया क्या? अपना कलम अपना दिमाग चेंज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे अनुवादन कहा जाता है। वाह, कहा जाता है। सबने समझ लिया? मेरा भी काम हो गया, इसमें दिक्कत तो नहीं। काहे का दिक्कत? आ जाओ। अब यहां पर एक बात तुमसे कहना है, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि कोई तो बनाने वाला होगा। आप खाना, आपके घर में खाना बनता है, कोई ना कोई बनाने वाला होगा। हाँ, ठीक है। तो कौन बनाता है? तो बहुत कुछ, कुकर भी बनाता है, आदमी भी बनाते हैं, रेगुलेट करता है, रेगुलेटर भी होता है, आपका गैस भी बनता है, लेकिन मेन जो है बनाने वाला पर है, क्योंकि वो सब उठ करके बनेगा नहीं। दाल कुकर में जाएगा नहीं, आपको डालना पड़ेगा। तो एक कोई ना कोई बनाने वाला होगा मेन। कि हम मेन जो होता है कौन है? डीएनए आरएनए। कोई बच्चा, तो आप लोग जानते हो उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डीएनए आरएनए बनाने वाले का क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, तो क्या लिखेंगे बोले इसमें? मुख्य एंजाइम कौन होता है? आरएनए पॉली लिख सकते हैं, पॉलीमरेज होता है। हिंदी में वही होता है पॉलीमरेज। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हो तो आपका विदेश से नहीं होगा, यही होगा, पॉलीमरेज होता है। जबकि सभी बच्चे को पता है कि ये वाला प्रोसेस आपका राइबोसोम के द्वारा होता है। हाँ, तो क्या कहेंगे? प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम के पास एक ऐसा साइट होता है जो एंजाइम का काम करता है। वो बात की बात है, ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है तुमसे। क्या बन सकता है बोलो तो? कि आरएन राइबोसोम के पास एक विशेष साइट होता है जो कि आपका क्या होता है? एंजाइम का काम करता है। वही प्रोटीन और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है अमीनो एसिड के बीच। तो वो लंबा हो जाएगा, अभी हमको छोटा करना है और तुमको समझाना है। तो ये प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा होता है। दो हो गया। कौन कहता है कि आपको दो ही अंतर लिखना है? आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। तुमको एक चीज पता होगा कि आपका अगर यूकैरियोट में ये काम हो, अगर यूकैरियोट उसे कहते हैं जिसके कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। प्रोकैरियोट उसे कहते हैं कि जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट में सब प्रक्रिया कहां होता है आपका? प्रोकैरियोट में सभी प्रक्रिया, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, तो किसके पास न्यूक्लियस होता नहीं है, तो कहां होगा? कोशिका द्रव में होगा। अरे भोकवा सब यहां पर सुनिए बाबा, ये है आपका यूकैरियोट और ये है आपका प्रोकैरियोट का छोटा बना देते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट की कहानी ये है कि इसमें आपका क्या होता है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक के अंदर के द्रव को आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? केंद्रक के अंदर के द्रव को आप कहते हो केंद्रक द्रव। और कोशिका, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसको कहते हैं क्या? कोशिका द्रव। ये है आपका कोशिका द्रव। और ये वाला कोशिका द्रव हुआ तो इसके अंदर का क्या हुआ बोले तो? केंद्रक द्रव। अब एक सवाल है, और इसमें तो आपका सिर्फ क्या रहेगा? कोशिका द्रव ही रहेगा, तो किसी अंदर केंद्रक है नहीं। तो इसमें अगर प्रोटीन बनता है या फिर आरएनए बनता है तो सब प्रक्रिया तो कोशिका द्रव में ही होना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अभी रुक जा, रुक जा। इसमें ऐसा नहीं है। ये आधा प्रक्रिया यहां होता है। डीएनए से आपका जो एमआरएनए बनता है ये यहां होता है। कहां? तो कोशिका द्रव में नहीं होकर केंद्रक द्रव में होता है। और ये बाहर निकलता है एमआरएनए, तब यहां पर आपको एक राइबोसोम होता है। वो राइबोसोम बहुत सारे होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और बहुत साथ में भी रख सकते हैं, जिसको पॉलीसोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला जो कहानी है, ये वाला राइबोसोम आपका 80S का होता है, स्वेडवर्ग। यही आपका मैसेंजर आरएनए जो बाहर निकलेगा, ये मैसेंजर आरएनए जो बाहर निकलेगा इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जैसा जैसा इसमें मैसेज होगा वैसा वैसा प्रोटीन बनाएगा। समझ में आया? हाँ, अरे बाबा समझ में आया? देखो, जोड़ तो माथा पे डालना ही है, मगर उतना भी नहीं डालना है एग्जाम के समय
कि पूरा दिमागी ध्वस्त हो जाए। ठीक है, अभी ध्वस्त नहीं करना, अभी बचा के रखना है। 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आप लोग एकदम अच्छी तरह से कूल माइंड होकर के एग्जाम दें, और जब एग्जाम अच्छा चला जाए तो फिर ध्वस्त कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। ये वाला जो है आपका आधा प्रोसेस कहाँ हुआ, यहाँ, और आधा प्रोसेस क्या हुआ आपका अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब प्रोसेस कहाँ होगा, कोशिका द्रव में। बात पता चला या नहीं चला, सीधी सी बात, पता चला या नहीं चला। तो आ जाइए, ये पता चला तो इसमें देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने डील किया। मैं पहले बोल दिया हूं, आप लोग जो है ना 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भाई जिंदगी भर इसी तरह करते रह जाओगे। ठीक है, कहीं भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड सब चीज पढ़ो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव से जो खानदान है उसका अगल बगल का ये आ सकता है, उसको भी कर लेंगे। यहां भी वही कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आपका एक चीज मैं लिखने वाला हूं, क्या कि यू कैरियोट में लिख लो भैया, आपका यू कैरियोट में, यू कैरियोट में यह कहां होता है बोलो तो, यह केंद्रक द्रव में होता है, केंद्रक द्रव में होता है। लेकिन बाबा आप सोच लो, ये वाला जो है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में यह कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। समझ गए, तो अपने आप लिख सकते हो, मेरे से क्या पूछना। और दूसरी बात, प्रोकैरियोट में कहां होता है बोलो तो, प्रोकैरियोट में कोशिका द्रव में होता है। और यही बात इसमें भी है, इसमें तो दोनों वही होता है। प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में भी कहां होता है, कोशिका द्रव में होता है, द्रव में ही होता है। थोड़ा सेंटेंस को अपने तरफ से मोड़ दिया, अच्छा लगेगा सुनने में। लोग जो जांच करेंगे कॉपी तो उसको लगेगा कि नहीं भाई ठीक है। यहां भी मैंने बोला इसमें होता है, तो यहां भी लिखा प्रोकैरियोट में भी कोशिका द्रव में ही होता है। तो ये कहते हैं प्रोटीन बनाने का सूचना, इंफॉर्मेशन, डीएनए, बगल में लिख सकते हैं आप, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में होता है, जिसे क्या बोलते हो तुम भाई, आनुवंशिक कूट कहते हो, आनुवंशिक कूट, कूट कहते हो। वाह, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज पूछा भाई, कितने प्रॉपर्टीज पूछ दिया, 2 प्रॉपर्टीज पूछा। अब ये 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, खुल के बात करते हैं, ऐसे हम 3-4 पर बात करेंगे। याद है वो जो रहस्य, वो जो कूट होते हैं, आपको मैंने बताया था, यूसीएजी करके याद रखिएगा। मैंने 5 नंबर में पूछेगा तब तो आपको वो बनाना पड़ेगा, वो बॉक्स भी यूसीएजी वाला, यूसीएजी, यूसीएजी, और यहां बोलेगा यूसीएजी, 4 बार लिखना है आपको। इसी में सब सूचना आपका है। और आपका टोटल कोडॉन कितने आते हैं पता है, 64 कोडॉन। ये कोडॉन कुछ नहीं है रे बाबा, ये कोडॉन जो है तुम्हारा वही है जेनेटिक कोड। ये जो कोडॉन है यही है जेनेटिक कोड। ये जैसा जैसा आपका कोडॉन रहेगा डीएनए में, वही एमआरएनए में जाएगा। बस डीएनए में आपका यू नहीं रहेगा, टी रहेगा, और एमआरएनए में टी के बदला क्या रहेगा, यू रहेगा। मैंने पहले भी बताया था आपको जेनेटिक्स में कि ये टी थायमिन और यूरासिल का बहुत लंबा खेल है। ये थायमिन जो है ना, ये थायमिन जो है आपको मैं बोलता स्टेबिलिटी भी देता है, अब प्लस ये डीएनए में होता है। जबकि मैंने यूरेसिल के बारे में बात किया था कि यहाँ पे थायमिन नहीं होता है आरएनए में, यूरेसिल होते हैं। और ये जो यूरेसिल होते हैं ना, हाँ, ये थायमिन के बदला ही आता है, किसमें, आरएनए में। ठीक है, जिसको इसको कम स्टेबिलिटी देता है। तो वो तो स्टेबिलिटी के बारे में पूछेगा तब बताएंगे, लेकिन इतना जानो कि टोटल कितना कोडॉन है, 64। एक पॉइंट तो ये भी हो सकता है, कोडॉन कितने लेटर का बनता है, तो 3 लेटर का, इसलिए ट्रिपलेट करके 2 पॉइंट तो हो गया। अब इसमें कौन है, कौन शुरुआत करने वाला कोडॉन है जहां से प्रोटीन बनता है, तो मैंने बोला था जिसका नाम था एयूजी। ये तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है रे बाबा, हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रारंभन कोडॉन क्या है, तो प्रारंभन कोडॉन आपका एयूजी होता है। स्टॉप कोडॉन क्या है, कि इसमें टोटल में आपका 3 स्टॉप कोडॉन है, इसलिए कहता है कि 61 काम का है और 3 काम का नहीं है। कौन बोला काम का नहीं है, पगला गए हो क्या, वो 3 नहीं होता जिसको स्टॉप कोडॉन बोला है, तो प्रोटीन तो बनता ही रह जाता है। वही तो अब प्रोटीन बनाने को क्या करता है, स्टॉप करता है कि तुम अब रुक जा, अब प्रोटीन मत बना। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एराइज हुआ, 3-4 क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन दे सकता है इस बार, क्योंकि
मैं बिहार बोर्ड के बारे में इतना ही बोलूंगा, कभी भी अपने औकात में आ सकता है। मैं जानता हूं कि 5 साल से बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन 18 भी क्वेश्चन वही लिया था बिहार बोर्ड, 14 भी उसने लिया है, थोड़ा बहुत 17 भी लिया है, 24 में दुगना क्वेश्चन था, 24 में भी 2 अच्छा क्वेश्चन लिया था, लेकिन दुगना दिया था, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को टफ नजर आया था, स्टूडेंट को टफ नजर आया था। तो हो सकता है कि कभी थोड़ा सा ये अपना रूप दिखा दे, इसलिए मैं वहां पर बोलूंगा कि ये सवाल आपको पूछ सकता है कि स्टॉप कोडॉन कौन है, स्टॉप कोडॉन कौन है, स्टॉप कोडॉन के नाम कितने हैं, 3। और ये पूछता है शुरुआत करने वाला कोडॉन कौन है, तो आपका AUG, तो यहाँ पर तुम याद रखना, सभी बच्चे इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं इसके 2 प्रॉपर्टीज, यानी कि 2 प्रॉपर्टीज, लिख लो बाबा 2 प्रॉपर्टीज हो। तो 2 प्रॉपर्टीज क्या है मैं बता दूं। पहला जो प्रॉपर्टी है ये ट्रिपलेट होता है, तो ये जो आपका जेनेटिक कोड कोडॉन के रूप में होता है, या क्या लिखेंगे बोले तो अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड कोडॉन के रूप में होता है, कोडॉन के रूप में होता है, जो कैसा होता है भाई, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 से बना होगा, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड, याद रखना 3 न्यूक्लियोटाइड से, ये भी मैं लिख देता हूं, हल्का कर दिया, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, से बना होता है। क्या दिक्कत है बोलो, हाँ 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये भी चलेगा, इसको ट्रिपलेट कहते हैं, ट्रिपलेट लिख दोगे तो वहां जांच करने वाला कॉपी आपको आराम से समझ जाएगा। अब कहानी क्या है दूसरा, कुल कितने होते हैं भाई, कुल 64 कोडॉन होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, इसको कोड भी कहते हैं, 64 कोड होते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, 3 जो होते हैं, 3 आपका स्टॉप कोडॉन होते हैं, कोडॉन्स होते हैं। कौन कौन था ये आपको पूछ सकता है एग्जाम्पल में, याद है UAA, UAG, UGA, देखो कितना कोडॉन हुआ, 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन है जो प्रोटीन बनने को रोकता है, इसका काम यही है। और चौथा भी लिख सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कंटिन्यूअस होता है, कोमालेस होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको 2 नहीं यहाँ पे 4 लिख देते हैं भाई। हाँ, प्रारंभन कोडॉन जो शुरुआत करने वाला है प्रोटीन का, कोडॉन आपका क्या होता है बोलो तो AUG होता है, AUG होता है, ठीक है। 99% केस में AUG ही होता है, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया में ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, AUG का बदला GUG भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपका ये बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत रहा आप लोगों को, हाँ अगर जो समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज कर सकते हो, मैसेज में लिख सकते हो नहीं, हाँ, और बाकी बात आप इसे बना लिए हो तो जरूर आप हाँ करोगे, हाँ समझ गए तो जरूर आप यस करोगे, ठीक है, बाकी बात देख लें बोल, ओके। अपना भाषा लिखने का प्रयास एग्जाम में करना है, किताबी भाषा नहीं लिखना है, रटवा नहीं बनना है, समझ के लिखना है, ये बहुत ही नंबर देगा। और जो कॉपी जांच करने वाला होता है आपका जो कॉपी है, तो वो कॉपी जांच करने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से नंबर देंगे। कहा भी जाता है कि अपने भाषा में लिखें, ओके, थैंक यू वेरी मच, अपने भाषा में लिखें। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, मस्त रहें आप लोगों का, मस्त एग्जाम जाए, फिर आगे से कल मिलते हैं, ओके नेक्स्ट सीरीज में, ओके थैंक यू। ओके, रोक के लिख लेना है, जहां लगे उसको रोक के लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है।